तो अभी तक हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? पहली बार कार्ल बूश नाम के साइंटिस्ट ने दिया। साइंटिस्ट का नाम था कार्ल बूश। और इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। 3 डोमेन है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलिए या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बोलिए, दोनों ही सही है। 3 डोमेन सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। 3 डोमेन कौन कौन से हैं? डोमेन का मतलब पहले समझते हैं। डोमेन का मतलब होता है सुपर किंगडम, किंगडम से बड़ा, किंगडम से भी बड़ा। ठीक है, 3 डोमेन में बांट दिया गया है। कौन कौन से 3 डोमेन बांटे गए हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में? पहला डोमेन का नाम रखा गया है आर्किया, ARCHAE, आर्किया। दूसरे डोमेन का नाम रखा गया है प्रोकैरिया, और तीसरे डोमेन का नाम रखा गया है यूकैरिया। इस तरह 3 डोमेन में बांटा गया है, आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया। आर्किया के अंदर कौन आता है? आर्किया डोमेन के अंदर आपका पहला किंगडम आता है, इसका नाम किंगडम नाम है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया इसके अंदर आता है। प्रोकैरिया किंगडम में कौन आते हैं? सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। किंगडम मोनेरा जो आपने पढ़ा था, वो किंगडम मोनेरा इसी के अंदर आता है। और यूकैरिया के अंदर कौन कौन से किंगडम आते हैं? जितने बचे हुए किंगडम हैं वो सारे के सारे किंगडम यूकैरिया के अंदर आते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। देख पा रहे हैं कितने किंगडम दिख रहे हैं आपको? आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया। 6 किंगडम है। 1 2 3 4 5 6 किंगडम में बांटा गया है, इसलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या इसको 3 डोमेन में बांटा गया है। डोमेन नंबर 1, डोमेन नंबर 2 और डोमेन नंबर 3। यूकैरिया में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया, प्रोकैरिया में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया, और आर्की बैक्टीरिया को अलग से रखा गया, एक अलग किंगडम बनाकर। पुराने जमाने में आर्की बैक्टीरिया हैं, इनको आर्किया नाम का डोमेन में रखा गया है। ठीक है, किंगडम का नाम है आर्की बैक्टीरिया, अलग डोमेन बना। इस तरह 6 डोमेन में बांट दिया, और 6 डोमेन में बांटने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल बूश, CARLWOESE, कार्ल बूश नाम के साइंटिस्ट ने काम किया था। साइंटिस्ट नाम था कार्ल बूश, और कार्ल बूश ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। हमने आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया, लीनियर्स ने दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया, आपको दिया था हैकल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया, कोपलैंड ने। 5 किंगडम RH विटेकर ने, और 6 किंगडम कार्ल बूश ने। 6 किंगडम के बारे में शॉर्ट में समरी बताई। लेकिन आपको मेनली पढ़ना कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो आपको ना तो 4 पढ़ना है, ना 2 पढ़ना है, ना 3 पढ़ना है, ना 6 पढ़ना है। आपको तो पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था RH विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। तो हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाले हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाले हैं आपको। ये आपको मेनली पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था RH विटेकर। कौन कौन से किंगडम है 5 किंगडम में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। ये 5 किंगडम है। ठीक है, तो जब इस किंगडम को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि RH विटेकर जी के मन में वो कौन सा क्वेश्चन आया, वो कौन सा बेसिस था जिसके आधार पर उन्होंने 5 भागों में बांटा। हमको पढ़ाने के वाले हैं बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने के पीछे उनका क्या आधार था? कुछ तो सोचा होगा बंटवारा करते समय कि किसको कहाँ रखना है, क्या सोचकर बंटवारा किया। तो सोचते हैं, पहला चीज इन्होंने क्या सोचा था? RH विटेकर जी ने पहली बात सोची होगी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सबसे पहली चीज सोची कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी,
अब जब सेल की कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे तो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो तरह की सेल हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो सेल सिंपल होगी या फिर सेल कॉम्प्लेक्स होगी। सिंपल सेल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। अगर सेल सिंपल है, सिंपल है मतलब क्या है? अनडेवलप्ड है। अगर सेल अनडेवलप्ड रहे, पूरे से डेवलप नहीं हुई, अनडेवलप्ड है, तो सिंपल सेल कहेंगे। और सिंपल सेल मतलब उसे क्या नाम से जानेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से भी जान सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल देखा, प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर सेल पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, डेवलप है। अगर डेवलप है तो डेवलप सेल को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये दो चीज देखी उन्होंने, रिपीट कर रहे हैं। क्या देखा उन्होंने पहली चीज देखी, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी, सेल कॉम्प्लेक्सिटी देखी सेल की, सेल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर सेल सिंपल है मतलब अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड सेल है मतलब उसको प्रोकैरियोटिक सेल का। और अगर सेल पूरी डेवलप हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सेल को यूकैरियोट कहा। दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। किस बेसिस पर? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। सबसे पहली चीज जो देखी आइडेंटिफाई करने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल देखा, और उसके हिसाब से दो तरह की सेल हुई, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो सिंपल होती हैं और अनडेवलप्ड होती हैं, पूरी डेवलप अभी नहीं हुई है, होना बाकी है। और कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस उन्होंने क्या देखा होगा? दूसरी चीज देखी होगी उन्होंने आर.एस. टिकर जी ने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी देखी, ऑर्गेनिज्म सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। जो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखी। अब इसको कैसे देखेंगे? उसके शरीर में नंबर ऑफ सेल देखी, कितनी सेल है उसके शरीर में, उसकी बॉडी में कितनी सेल से मिलकर बना है उसका बॉडी। अगर उसकी बॉडी सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है, एक ही सेल से बना है, पूरी बॉडी में मात्र कितनी सेल है? द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा? जब सिंगल सेल थी पूरी बॉडी में, तो उस ऑर्गेनिज्म को कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में बहुत सारी सेल थी, मेनी सेल से बना था, जिसकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी थी, उसको कहा मल्टी सेलुलर। तो बताइए, मेरे शरीर में मात्र एक ही सेल है या बहुत सारी सेल से बना है मेरा शरीर मिलकर? बहुत सारी सेल। मतलब हम यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। तो उन्होंने जब बंटवारा किया, बंटवारा करते समय देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या मल्टी सेलुलर है, ये बात दिमाग में ध्यान में रखी। सबसे पहली चीज ध्यान में क्या रखा था? पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल का कॉम्प्लेक्सिटी देखी, सेल डेवलप है कि अनडेवलप है। दूसरी चीज देखी कि अगर डेवलप हो चाहे अनडेवलप हो, वो ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल है गिनती में। अगर एक सेल थी तो यूनिसेलुलर कहा, बहुत सारी सेल थी तो मल्टी सेलुलर कहा। तीसरी चीज उन्होंने ध्यान में जो देखी, जब बंटवारा कर रहे थे, उनके दिमाग में जो तीसरी चीज आ रही थी वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो खाना कैसे लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेने का तरीका, वो किस तरह न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दो तरह से ले सकते हैं, या तो अपना खाना खुद बनाएंगे, प्रिपेयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएंगे, या फिर क्या होंगे? डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। फूड के लिए या तो दूसरों पर निर्भर होंगे या अपना खाना खुद बनाएंगे। अगर अपना खाना खुद बनाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका खुद से खाना बनाने का है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ के नाम से जानेंगे। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर निर्भर करते हैं खाना बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ? ये भी सोचा होगा बंटवारा करते समय। जो गलतियां की थी लिनियस ने, सारी गलतियां सुधार दी इन्होंने। पहली गलतियां चीज देखा इन्होंने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। और सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी, सेल डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड।
डेवलप्ड है उसे कॉम्प्लेक्स सेल कहा और कॉम्प्लेक्स सेल का नाम रखा यूकैरियोट। अगर सेल अनडेवलप्ड थी तो सेल का नाम रखा सिंपल सेल और सिंपल सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी चीज उन्होंने क्या ध्यान दी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी देखी। अगर उसका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना हुआ है तो उसको यूनिसेलुलर कहा, उसको अलग ग्रुप में रखा। और अगर उसके शरीर में बहुत सारी सेल से मिलकर बना है तो उसे मल्टी सेलुलर कहा, उसको अलग ग्रुप में रखा। तीसरा चीज देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन खाना, उसका न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका, कैसे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है। अगर वो अपना खाना खुद बना सकता है, प्रिपेयर ओन देयर फूड, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, तो उस ऑर्गेनिज को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। उनको अलग रखने की कोशिश की। और ऐसे ऑर्गेनिज जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, उनको अलग ग्रुप में रखने की कोशिश की। ठीक है, ये तीन चीज। चौथा, और क्या सोचा होगा आइजनटेकर जी ने बंटवारा करते समय, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उसमें बंटवारा करते समय, 5 किंगडम बनाते समय उन्होंने और क्या चीज सोची होगी। तो चौथी चीज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन ना होते तो हम ना होते। रिप्रोडक्शन के आउटपुट है हम सभी। तो रिप्रोडक्शन ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना को देखा होगा। और रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है आपको पता होगा, 2 तरह का। कौन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो ऑर्गेनिज कैसा रिप्रोडक्शन करता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट बनता है, मेल गैमेट स्पर्म बनता है लड़कों के शरीर में, लड़कियों के शरीर में ओवा बनता है। तो सबसे पहला होता है गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट मिलेंगे, स्पर्म और ओवा एक दूसरे को फ्यूज करेगा, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और उसके बाद जाइगोट का बनेगा। तो अगर ऐसे नया बच्चा पैदा करता है, स्पर्म ओवा बनाकर, गैमेट बनाकर, फ्यूजन कर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट बच्चा पैदा हो जाता है, इस घटना को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो कैसा रिप्रोडक्शन करता है ये भी देखा। तो दुनिया का जो ऑर्गेनिज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो भी ध्यान से देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अगली चीज देखी, 5वीं चीज जो देखी, उन्होंने क्या देखी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा। ये कैसा रिलेशनशिप होता है, फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, पढ़ाए थे आपको कल की लास्ट क्लास में। फाइलोजेनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है इवोल्यूशन इन टेक्सोनॉमी। इवोल्यूशन कैसे, धरती पर पहले कौन आया और बाद में कौन आया। जो धरती पर पहले आए उनको अलग ग्रुप में रखे, फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद आए। धरती पर पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इवोल्यूशन के दौरान उस चीज को भी ध्यान में रखा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी रखा। और इसके हिसाब से 2 तरह के ऑर्गेनिज होंगे। धरती पर सबसे पहले आए होंगे वो कहलाएंगे प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज, और जो आज की डेट में सबसे एडवांस होंगे दूसरे वाले हो गए एडवांस या मॉडर्न। एडवांस 2 तरह के ऑर्गेनिज हो गए, एडवांस ऑर्गेनिज और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पे क्या हो गए, 2 तरह के ऑर्गेनिज, प्रिमिटिव और एडवांस। जो पहले आए हैं धरती पर, लेस डेवलप्ड है, वो इधर आ गए। जो बाद में आए, अभी आए हैं, इवोल्यूशन करके, बहुत इवोल्यूशन करके बने हैं, एडवांस्ड हो गए। आप क्या है, एडवांस है या प्रिमिटिव है। ह्यूमन बहुत लेट आया है, बहुत डेवलप्ड है, इसलिए हम एडवांस में आएंगे। बैक्टीरिया किस में आएंगे, प्रिमिटिव में आएंगे। ये सब बातें भी उन्होंने ध्यान में देखी। और 6वीं चीज उन्होंने ध्यान में देखी, लोकोमोशन। 6 नंबर पॉइंट है, लोकोमोशन को भी ध्यान में रखा। लोकोमोशन करता है या नहीं करता। ठीक है, हम आपसे पूछें कि बताइए प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं या नहीं करते, आंसर क्या होगा, नो, प्लांट लोकोमोशन नहीं करते। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों सेम वर्ड है या अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों सेम है। प्लांट मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्लांट मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते, दो अलग अलग वर्ड है।
और मूवमेंट और लोकोमोशन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखो, लोको का मतलब होता है लोकेशन और मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर मूवमेंट करने के दौरान लोकेशन चेंज हो जाए तो उस घटना को लोकोमोशन कहते हैं। जल्दी से बताइए, हमने हाथ ऊपर किया, ये लोकोमोशन किया या नहीं किया? हमने अपने हाथ ऊपर किए, नीचे किए, लोकोमोशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। मेरी अर्थ में जो पोजीशन थी वो वहीं की वहीं है, मेरा कोई लोकेशन चेंज नहीं हुआ, इससे मतलब हमने लोकोमोशन नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं हम, हाथ हिला रहे हैं, तो ये है मोशन कहलाएगा, सिर्फ मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन अब बताओ, यहां से यहां आ गए हम, वहां पर खड़े थे, अब यहां पर खड़े हैं, अब हमने क्या कर लिया? लोकोमोशन, लोकेशन चेंज हो गया। अगर लोकेशन चेंज हो जाए कब? मूवमेंट करने के दौरान, मोशन करने के दौरान लोकेशन चेंज हो जाए इस घटना को लोकोमोशन कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोकोमोशन करने के उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है या नहीं है, ये सब चीजों को भी ध्यान से देखा और इस आधार पर बताया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। जैसे कि आपके मोनेरा ग्रुप, जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा जो है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन करने के लिए स्पेशल फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला की मदद से लोकोमोशन करते हैं। अगर हम बात करें कि फंजाई की और प्लांट की, फंजाई और प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकते। किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी की बात करें तो ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, नो लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन नहीं हो सकता। और हम बात करें एनिमल्स की, खुद की बात करें, हम लोकोमोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, हम सबसे बेहतरीन तरीके से लोकोमोशन कर सकते हैं। हमारे पास लोकोमोशन करने के लिए क्या है? वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन है हमारे पास, वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन है हमारे पास। कौन कौन से वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन हमारे पास? तो पक्षियों में देखेंगे उड़ने के लिए विंग्स है। अगर इंसानों को देखें, जानवरों को देखें, तो हमारे पास लेग है, जानवर लेग से चलता है। लिम्ब जिसको कहते हैं, लिम्ब है हमारे पास। पक्षियों के पास विंग्स है, ठीक है। मछलियों के पास फिन्स है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरह का, स्पेशल तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन है एनिमल में। सबसे बेहतरीन तरह का लोकोमोशन कौन से कर सकते हैं? एनिमल्स। फंजाई और प्लांट तो कर ही नहीं सकते, और मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोशन तो करेंगे, लेकिन लोकोमोशन करने के उनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला की मदद से लोकोमोशन करेंगे। तो इस तरह आपने अलग अलग बेसिस पर, ये 6 अलग अलग बेसिस हमने बताए जिसके आधार पर आर.एच. विटेकर जी ने क्लासिफिकेशन किया होगा। शुरू से रिपीट करते हैं क्लास को। हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 किंगडम है। इस 5 किंगडम में बंटवारा जब कर रहे थे, 5 किंगडम में बांट रहे थे सभी ऑर्गेनिज्म को, तो आर.एच. विटेकर जी के मन में वो कौन कौन सी बातें आई होंगी जिसके आधार पर 5 भागों में बांटा उन्होंने। आर.एच. विटेकर जी के मन में क्या क्या बात आई होंगी? पहली बात आई थी, आपको बताइए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देखा उन्होंने, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी होगी। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितने तक सेल हो सकती है? 2। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। या तो सेल प्रोकैरियोट होगी या फिर यूकैरियोट होगी। दूसरी बात क्या देखी होगी उन्होंने दिमाग में? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखोगे, जिसके हिसाब से कितने तक सेल हो सकते, कितने तक ऑर्गेनिज्म हो सकता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तीसरी चीज दिमाग में क्या आई होगी बंटवारा करते समय? तो तीसरी दिमाग में आई होगी आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर? 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। वो कौन कौन से? ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। पहला हो सकता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा हो सकता है हेटेरोट्रॉफ।
खुद खाना बनाएगा नहीं बनाएगा। फिर बात करें चौथा, उन्होंने क्या देखा होगा, रिप्रोडक्शन देखा होगा। रिप्रोडक्शन को अगर ध्यान में दें, रिप्रोडक्शन के आधार पर कितने तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, दो तरह के। कौन कौन से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म। फिर क्या देखा होगा, पांचवी चीज सोचो, पांचवी चीज उन्होंने सोची होगी फाइलोजेनेटिक्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर क्या किया होगा, दो तरह के ऑर्गेनिज्म में भी होंगे। कौन कौन से, प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म और एडवांस टाइप ऑर्गेनिज्म। एडवांस होगा या प्रिमिटिव होगा। और क्या देखा होगा, छठवीं चीज उन्होंने क्या देखी होगी, लोकोमोशन देखा होगा। लोकोमोशन को अगर ध्यान में रखें तो लोकोमोशन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकता है तो उसको कहते हैं मोटाइल है। मोटाइल, लोकोमोशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को मोटाइल कहते हैं। अगर लोकोमोशन नहीं कर सकता तो कहेंगे नॉन मोटाइल है। ये भी चीज ध्यान में देखी होगी कि मोटाइल ऑर्गेनिज्म में या नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकता है या नहीं कर सकता। इस तरह इन 6 चीजों के आधार पर, इन 6 चीजों को बेस बनाकर, ठीक है, कौन कौन सी बेस बनाया है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, लोकोमोशन। इन 5-6 चीजों को, इन 6 चीजों को बेस बनाकर R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया। ठीक है, चलो यहीं पे हम क्लास को आज की खत्म करते हैं और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेसिस आपका 5 क्लासिफिकेशन क्या है, इस चीज को अगर रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे इसके बाद वाला, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। उसमें एक चार्ट बनाएंगे और शॉर्ट में समराइज करेंगे सारे ऑर्गेनिज्म को, आपको हेल्प मिलेगी। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। इसमें कोई टर्म समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब अनडेवलप्ड सेल, यूकैरियोटिक सेल मतलब डेवलप्ड सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके शरीर में ओनली 1 सेल हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मेनी सेल हो, ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाता हो, फोटोसिंथेसिस कर सकता हो, हेटेरोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद ना बना पाता हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सबसे पुराने जमाने का जो सबसे पहले धरती पे आया हो, एडवांस मतलब इवोल्यूशन करके आया हो, और मोटाइल और नॉन मोटाइल मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है तो मोटाइल।